हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड। ठीक है, उसमें दोस्तों आपके 23 अध्याय हैं और साथ में आपकी 511 धाराएं। तो दोस्तों जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट धारा हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जैसे जितनी भी आपकी पुलिस के एग्जाम हो गए, यूपीएसआई हो गया, ठीक है, और एमपीएसआई वगैरह हो गया, राजस्थान का हो गया, बिहार का हो गया, जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे आपको इंपॉर्टेंट आपके धाराएं आपको बता दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये वीडियो लगभग आपका 1 घंटे का होने वाला है, यानी कि इस 1 घंटे के वीडियो में आपको पूरा ये टॉपिक जो आपका कवर करा दिया जाएगा। यानी जो आपका एग्जाम होगा उससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आना होगा इसी से आ जाएगा। और दोस्तों इसके बाद आप एक काम करूँगा, मैं आपके लिए एक MCQ की वीडियो बना दूंगा अलग से, जिसमें आपके 50-60 इंपॉर्टेंट आपको MCQ सॉल्व करा दी जाएंगे। यानी अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और फिर आपने हमारे MCQ देख लिए तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन दोस्तों कई यूट्यूब चैनल पर क्या देखने को मिलता है कि जो आपका आईपीसी 1860 है इसको कराने में लगभग 20 से 25 वीडियो का समय लेते हैं। यानी कि आपको 20 से 25 वीडियो में कंप्लीट कराते हैं पूरा टॉपिक। और दोस्तों चाहूँ तो मैं आपको 50 वीडियो में कंप्लीट करा सकता हूँ अच्छे से, ठीक है, लेकिन दोस्तों उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्यों नहीं दोस्तों, कि यहाँ से दोस्तों आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केवल इतना पढ़ो जितने आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, और दोस्तों जो आप इन 20-25 वीडियो को देखने पर टाइम बर्बाद करोगे, वो टाइम आप गणित में, रीजनिंग में, या आपका संविधान में, ठीक है, या आपका सामान्य हिंदी हो गया, उन चीज़ों में लगाओ जहाँ से कि आपके ज़्यादा नंबर गेन हो सकें। और अगर दोस्तों आपको नॉलेज चाहिए, पढ़ना अच्छे से, तो दोस्तों जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा एसआई में, तो जब आपको ट्रेनिंग होगी उसमें आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा ये। और दोस्तों आप चाहते हो कि इसको सब पढ़ना चाहते हो नॉलेज के लिए, तो मैं आपको इसका पूरा PDF प्रोवाइड करा दूंगा अपने फेसबुक ग्रुप पे। और दोस्तों उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके हमारे फेसबुक पेज ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम, जैसे कि आपका यूपीएसआई हो गया, UPSSC हो गया, और साथ में आपका NTPC CBT2 हो गया, और यह आपका ग्रुप डी हो गया, रेलवे ग्रुप डी, अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार मैथ की, रीजनिंग और साथ ही दोस्तों आपको जीके जीएस के लगातार वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। और साथ में दोस्तों सभी वीडियो के आपको PDF नोट्स भी हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों यह है आपका भारतीय दंड संहिता 1860, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका IPC यानी कि इंडियन पेनल कोड। तो दोस्तों इसमें क्या होता है आपका, देखिए दोस्तों ये आपका तैयार कब हुआ था, तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता जो थी आपकी, ये आपकी 6 अक्टूबर 1807 को तैयार हुई थी, बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, और लागू कब हुई थी दोस्तों, ये लागू हुई थी आपकी 1 जनवरी 1862 को भारत में लागू। और साथ ही दोस्तों ये आपका विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान है आपका, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान। और दोस्तों इसमें आपके 23 तो अध्याय हैं और आपकी 511 इसमें धाराएं हैं। तो दोस्तों जो आपके 23 अध्याय हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया आप अलग से, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और दोस्तों इसका जो आपका मूल विधि है इसको लगभग मांग चलो आपका 20 से 25 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। इसमें जितने टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं लगभग पूरा मूल विधि से। ठीक है, एग्जाम में, यूपीएसआई एग्जाम की बात कर रहा हूँ उस समय। ठीक है, और दोस्तों जो आपकी धारा है इसमें आपको धारा बताऊंगा, पूरी 511 आपको तैयार नहीं करनी है, इसमें जो 40-50 आपकी इंपॉर्टेंट धाराएं केवल वे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपका। देखिए दोस्तों धारा 1 है आपकी नाम और विस्तार। ठीक है, इसमें क्या है कि जो अधिनियम है इसका नाम दोस्तों होगा आपका भारतीय दंड संहिता कहलाएगा, और दोस्तों जो इसका विस्तार होगा वो दोस्तों आपका संपूर्ण यानी कि पूरे भारत पर होगा। लेकिन दोस्तों आपका 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं था, और जब आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो उसके बाद ये आपका जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है, ये आपकी भारतीय दंड संहिता। इससे पहले दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर कौन सी लागू होती थी, तो दोस्तों वो था आपका रणवीर दंड संहिता, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में आपका लागू होता था। अब लेकिन दोस्तों ये आपका पूरे भारत में लागू है। अगला दोस्तों आपका भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, ये आपका धारा 2 में आता है, यानी कि जो भी आपके भारत के भीतर अपराध करेगा उसको इसके तहत आपका
दंड दिया जाएगा, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे आपका किसी और देश का नागरिक हो। अगला आया दोस्तों आपका धारा 10। दोस्तों इसमें केवल मैं जो आपकी इंपॉर्टेंट धाराएं वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें, ठीक है। इसमें है दोस्तों आपका पुरुष या स्त्री, यानी दोस्तों यहाँ पे पुरुष जो शब्द यूज किया गया वो आपको किसी भी आयु का मानव हो सकता है, ठीक है। यानी वो 1 महीने का हो, 1 दिन का हो, 10 साल का हो, 80-100 साल का हो, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों आपको महिलाओं के लिए होता है स्त्री, यानी किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है ये आपका धारा 10 में जो आपका स्त्री शब्द यूज किया गया है, यानी किसी भी उम्र की आपकी महिला हो। और दोस्तों यहाँ से आपका MCQ टाइप में बन जाता है कि जैसे कि पूछ लेगा कि महिला शब्द को परिभाषित किया गया धारा 10 में, 4 ऑप्शन दे देगा उसमें बताना आपको, ठीक है। अगला आपका धारा 11 है। इसमें दोस्तों आपका व्यक्ति शब्द को परिभाषित किया गया है। और व्यक्ति दोस्तों क्या है, कोई कंपनी हो, आपका संगम हो या व्यक्ति निकाय हो, चाहे वो नियमित हो या नहीं, वो सब आपके व्यक्ति में शामिल होते हैं। अगला दोस्तों आपका धारा 17 है। इसमें दोस्तों क्या आपकी सरकार है, जिसमें दोस्तों आपकी केंद्र सरकार और साथ में आपकी राज्य सरकार दोनों आपकी शामिल होती हैं धारा 17 में, ठीक है। जितनी भी आपकी राज्य सरकार है वो सब आपका इसमें आ जाती हैं। अगला धारा 22। तो इसमें दोस्तों इसमें आपका जंगम संपत्ति या आपका चल संपत्ति, यानी दोस्तों ऐसी संपत्ति जो आपकी हिलडुल सके उसको आपका चल संपत्ति बोलते हैं। जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, ट्रैक्टर हो गई, ये सब आपका धारा 22 में आती हैं। अगला दोस्तों आपका धारा 34। इसमें दोस्तों आपका सामान्य आश्रय, ठीक है, को परिभाषित किया गया है। दोस्तों सामान्य आश्रय आपका क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये आपके 6 व्यक्ति हैं। और दोस्तों इस 6 व्यक्ति जो आपका किसी भी घर में आपका चोरी करने गए, डकैती करने गए, ठीक है। तो डकैती होती है दोस्तों 5 से अधिक व्यक्ति हों तो वो आपकी डकैती कहलाती है, जिसमें शामिल हों 5 या 5 से अधिक। तो दोस्तों ये 6 व्यक्ति किसी घर में डकैती डालने गए हैं, तो दोस्तों क्या होता है, ये 5 जो व्यक्ति हैं ये तो आपके उसके घर में घुस गए मान लेते हैं, ठीक है, घर में घुस के आपकी डकैती डाल रहे हैं। और दोस्तों जो छठा व्यक्ति है ये आपका बाहर देख रहा है कि मतलब जो मकान है उसका मालिक तो ना जाए या कोई देख तो ना ले। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है, जो आपको छठा व्यक्ति ये भी आपका बराबर का भागीदार होता है इसमें, यानी जो सज़ा इसमें इन 5 लोगों को मिलेगी अगर ये पकड़े जाते हैं तो वही सज़ा दोस्तों छठे व्यक्ति को भी आपकी वही सज़ा मिलेगी। ये दोस्तों होता है आपका सामान्य आशय, यानी इनका कॉमन इंटेंस था सबका, मेन टारगेट क्या था कि चोरी मतलब डकैती करना ही टारगेट था सबका, तो इसलिए समान आशय जो आपका हो गया। अगला आपका धारा 53। तो दोस्तों इसमें आपका दंड है। इसमें दंड के प्रकार बताए गए हैं आपके। तो दोस्तों टोटल आपके 5 प्रकार होते हैं दंड के। एक दोस्तों होता है आपका मृत्युदंड यानी कि फांसी की सज़ा, और एक दोस्तों होता है आपका आजीवन कारावास, एक होता है आपका कारावास। ये दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है दोस्तों कठोर श्रम के साथ, एक होता है सादा। सादा के नॉर्मल आप जेल में रहोगे वो आपका सादा हो गया। और कठोर श्रम के साथ क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपसे कोई बोलते हैं कि फावड़ा चलवाया, पत्थर कटवाया आपसे, इस टाइप का जो काम होता है वो आपका कठोर श्रम के साथ होता है, ठीक है। और सादा जैसे कैसे होता है, देखिए जैसे दोस्तों आपको राम रहीम है, आसाराम है, ठीक है, कुलदीप सिंगर या आराम से मज़े से ज़िंदगी जी रहे हैं जेल में इस समय, ठीक है। तो इनसे कुछ काम तो हो नहीं रहा होगा, करवाया नहीं जा रहा होगा, तो इस तरह से आपका सादा इनको कारावास मिलता है। और चौथा दोस्तों आपका संपत्ति का संपहरण, ठीक है, संप्रहरण, यानी संपत्ति आपकी जब्त कर ली जाती है, जो कि दोस्तों आपका विजय माल्या केस में चल रहा है इस समय, वो आपका यही है। और 5 दोस्तों होता है आपका जुर्माना, जहाँ पे आपका जुर्माना देना पड़ता है। जैसे आपको मेट्रो में आपका लिखा होता है ना कि थूकने पे 200 रुपये का जुर्माना, ये हो गया आपका, इस तरह से आपका जुर्माना दिया जाता है केवल आपका। कई में ऐसा होता है कि आपका कारावास भी होता है, साथ में आपका जुर्माना भी होता है। ये 5 दोस्तों दंड हो गए आपके। और छठा दोस्तों था एक आपका, वो था आपका देश निकाला, ठीक है, यानी तड़ीपार जिसको बोलते हैं, कि देश से निकाल देते थे उसको। और साथ में दोस्तों आपको जैसे काला पानी सजा हो गई। लेकिन दोस्तों 1949 से इसको आपको दंड को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब टोटल आपके 5 ही दंड हैं। ये आपके एग्जाम पूछ सकता है कि दंड शब्द में कितने प्रकार के दंड का वर्णन किया गया है आपका धारा 53 में, तो आपको बताना है 5। अगला आपका धारा 67 आती है इसके बाद आपकी, ठीक है। इसमें क्या है कि जुर्माना न देने पर कारावास। अगर दोस्तों कुछ आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपको जुर्माना दिया जाता है, ठीक है, ये दोस्तों उस केस में होगा जो अपराध है केवल आपका जुर्माना से संबंधित हो, अपराध केवल जुर्माना से दंडनीय हो, दंडनीय हो। ये केवल दोस्तों आपको उस केस में, अगर मान लेते हैं आपको 50 रुपये से कम का जुर्माना लगाया गया है और आप जुर्माना देने को तैयार नहीं होते, तो दोस्तों आपको 2 माह की जेल हो सकती है, ठीक है। और जुर्माना लगाया गया 50 से 100 रुपये तक, तो आपको 4 महीने जेल हो सकती है। और 100 रुपये से अधिक पहले लगाया गया हो तो आपको 6 माह से अधिक की 6 माह तक की जेल हो सकती है, ठीक है।
जैसे आपको देखा होगा बस में जाते हो आप टिकट नहीं लेते हो तो उस पर लिखा होता है ना बस में, एक तो आपको टिकट का पैसा लिया जाएगा और साथ में आपका टिकट के पैसे का 10 गुना या 20 गुना आपसे जुर्माना लिया जाएगा। और अगर दोस्तों आप जुर्माना नहीं देते हो तो आपको जेल हो सकती है। अगला आपका धारा 73 यानी 73, इसमें क्या है दोस्तों आपका एकांत परिरोध, यानी इसको कह सकते हो कठोर दंड होता है एक तरह से। इसमें दोस्तों आपको क्या होता है कि जैसे कालकोठरी टाइप की होती है नहीं, उसमें आपको बंद कर दिया जाता है, ठीक है, वो होता है आपका एकांत परिरोध। और पहले दोस्तों क्या होता है आपका 3rd डिग्री होता था, जिसको भी समाप्त कर दिया गया अब। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर आपकी कारावास की अवधि 6 माह तक की है, ठीक है, तो क्या होता है आपका कि 1 माह के लिए आपको एकांत परिरोध में रखा जाएगा। और अगर कारावास की अवधि आपकी 6 माह से 1 वर्ष के लिए है तो आपका 2 महीने के लिए रखा जाएगा। और अगर कारावास की अवधि आपकी 1 वर्ष से अधिक है तो आपको 3 माह के लिए एकांत परिरोध में रखा जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक बार में आपका अधिकतम 14 दिन के लिए आपको कालकोठरी में रखा जा सकता है केवल, उससे ज़्यादा नहीं। और कुल मिलाकर आपका मैक्सिमम 3 महीने से अधिक नहीं रख सकते हो आप, ठीक है। ये दोस्तों मेनली इस केस में होता है जैसे कि आपको कोई अपराधी है और सबको पता है कि इसने अपराध किया और खास सबूत नहीं मिल पा रहा है और वो आपका हाँग भी नहीं रहा है कि मैंने अपराध किया है, तो उसको एकांत परिरोध में रख दिया जाता है, ठीक है, यानी कालकोठरी में। तो वो दोस्तों होता है आपका एकांत परिरोध। और दोस्तों इसमें और क्या होता है, देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका अपराध नहीं करते फिर भी कबूल लेते हैं, ठीक है, कि रोज़ दंड मिले उससे अच्छा आपका एक बार कबूल लिया जाए। तो इस तरह से आपका इसमें होता है। अगला है दोस्तों आपका धारा 76, इसमें क्या है दोस्तों आपका कि विधि द्वारा आबद्ध होते हुए या तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य आपका अपराध नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों आपका भीड़ इकट्ठी होती है कहीं आपका, उसमें देखो दोस्तों अगर भीड़ पर पुलिस आपकी गोली चला देती है तो वो आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। और पता होगा जैसे कि जहाँ कहीं भीड़ इकट्ठी हो तो पहले पुलिस क्या करती है आपकी आंसू गोली चलाती है, उसके बाद दोस्तों फायरिंग करती है हवा में, फिर पैरों में फायरिंग करती है, ठीक है, उसके बाद आपको गोली चलाती है। और एक दोस्तों दूसरा केस इसमें क्या होता है, तथ्य की भूल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी गांव में कोई किसी ने आपका मतलब कोई अपराध कर दिया किसी व्यक्ति ने, ठीक है, उसका जो नाम है वो आपका मोहन है। और दोस्तों पुलिस क्या करती है कि गलती से उसके स्थान पर किसी और दूसरे मोहन नाम के व्यक्ति को उठा ले जाती है, तो दोस्तों वो भी आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा पुलिस के लिए, ठीक है। अगला दोस्तों आपका धारा 77, इसमें क्या है दोस्तों आपका न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश से गलती हो जाना वो आपका अपराध नहीं कहला जाता है। जैसे दोस्तों जो आपका सलमान खान केस में हुआ था कि जो सेशन कोर्ट था उसमें काला जो हिरन मारने का जो था केस, उसमें उसको सज़ा सुना दी थी शायद 5 साल की, ठीक है। लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट ने क्या किया, उस सज़ा को आपका कैंसिल कर दिया था क्योंकि आपका सबूत नहीं मिले, इस वजह से आपको रद्द कर दिया था, मतलब बरी कर दिया सलमान खान को। तो दोस्तों इसमें जो आपका सेशन कोर्ट का न्यायाधीश था उस यानी कि उसने इस केस में कोई आपकी अपराध नहीं किया है, यानी उसको कोई सज़ा नहीं मिल सकती है, इसका मतलब ये होता है आपका। अगला आपका धारा 78 कि न्याय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य आपका अपराध नहीं होता है। जैसे दोस्तों जो आपका जल्लाद फांसी देता है वो आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। फिर दोस्तों आपका धारा 82, इसमें दोस्तों क्या आपका कि अगर दोस्तों कोई 7 वर्ष से कम का जो बच्चा है अगर कोई अपराध करता है तो वो आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आता, यानी किसी का मर्डर कर दे, ठीक है, किसी को चाकू मार दे या किसी पत्थर मार किसी का सिर फोड़ दे, तो वो दोस्तों आपकी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अगला धारा 83, उसमें क्या है दोस्तों कि 7 वर्ष से ऊपर का हो लेकिन किंतु 12 वर्ष से आपका कम आयु का हो, अब परिपक्व हो, समझ के शिशु का कार्य जो आपका अपराध नहीं होता, यानी कि आपका मैच्योर ना हो बच्चा। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं भीड़ इकट्ठी हो रही है, वहाँ पे आपने किसी भी गोली चला दी और बच्चा आपका 7 वर्ष से ऊपर का है, 12 वर्ष से अधिक का है, ठीक है, लेकिन गोली मारने का तो वो व्यक्ति की मौत हो जाती है, फिर भी दोस्तों वो बच्चा वहाँ से नहीं हिलता है, तो इसका मतलब उसको समझ नहीं है कि हाँ मैंने क्या किया क्या नहीं किया है, तो उस केस में आपको वो अपराध नहीं माना जा सकता। और लेकिन दोस्तों एक केस आपका ये होता है जैसे कोई व्यक्ति आपको सुपारी देता है किसी को मारने की, तो क्या करता है कि किसी बच्चे को पकड़ लेगा, उससे बोलेगा इसमें गोली मार देनी है, ठीक है, तो उसे कहने में बच्चा उसमें गोली मार देता, पता है उसको गोली मारने से मर जाएगा ये, ठीक है। तो दोस्तों वो आपका होता है मैच्योर होता है बच्चा, इसका मतलब, तो उसको दोस्तों आपका अपराध श्रेणी में शामिल किया जाएगा उस केस में। अगला दोस्तों आपका धारा 96, इसमें क्या आपका आत्मरक्षा या प्रतिरक्षा में किया गया कार्य जो होता है वो आपका अपराध नहीं होता है धारा 96 के अंतर्गत। यानी दोस्तों अगर किसी लड़के को रेप कर रहा है वहाँ पे जाके आप उसका मर्डर कर देते हो तो दोस्तों वो आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। या आप पर कोई गोली चला रहा है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप उस पर गोली चला देते हो तो वो भी आपका अपराध श्रेणी में नहीं आता है। अगला आपका धारा 97, इसमें क्या दोस्तों शरीर तथा संपत्ति की रक्षा में किया गया जो कार्य है वो आपका अपराध नहीं होता है। जैसे कोई आपको चोरी कर रहा है, लूट कर रहा है, ठीक है, लूट की दशा में आपसे अपराध कर रहा है, यानी कोई आपसे बोलता है बंदूक दिखा के कि हाँ जितना सामान सब निकाल दे बाहर, ठीक है,
तो उस केस में अगर आप उसको मार देते हो तो वो आपका अपराध नहीं कहलाता है। अगला दोस्तों धारा 98 कि किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, शरीर की रक्षा करने में जो किया गया कार्य है वो भी दोस्तों आपका अपराध श्रेणी में नहीं आता है। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपका धारा 100, इसमें क्या है, आत्मरक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं, यानी जब आपका आत्मरक्षा में आपका किसी व्यक्ति का मर्डर आप कब कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपको अपनी मृत्यु का डर हो, यानी कोई बंदा आपसे गोली चला रहा हो और पता है कि गोली से आप मर जाओगे, तो उस समय अगर आप उस पर हमला करते हो या उसको मार देते हो तो वो दोस्तों आपकी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन ये सब दोस्तों आपको कोर्ट में जाके आपको साबित करना होता है। ठीक है, और अगर किसी के साथ रेप की कोशिश हो रही है उस समय आप उसका मार देते हो तो दोस्तों वो भी आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। या किसी का अपहरण करके ले जा रहा है, कोई बेअपहरण करके ले जा रहा है, ठीक है, उस समय आप उसमें मार दे तो भी वो आपका अपराध श्रेणी में नहीं आता है, आत्मरक्षा में मारा गया है। और प्रकृति विरोध अपराध करते हो तो वो भी इस श्रेणी में आता है। और दोस्तों जैसे आपका तेजाब फेंकना, अगर आप पे कोई तेजाब फेंकना चाह रहा है किसी लड़की पे, ठीक है, तो उसमें आपकी अपनी रक्षा में वो आप लड़की अगर उसको मार देती है तो वो भी आपका अपराध श्रेणी में नहीं आता है। अगला दोस्तों आपका धारा 103, इसमें क्या है आपका कि संपत्ति की रक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं, जैसे आपको लूट हो रही हो, ठीक है, उस समय कर सकते हो, और रात्रि गृह भेदन के समय भी कर सकते हो आप मृत्यु कारित। ठीक है, और दोस्तों जो आपका रात्रि गृह भेदन क्या होता है दोस्तों आपका, जैसे कि मान लो किसी घर में कोई व्यक्ति घुस जाता है रात के समय, तो सर यहाँ पर रात्रि का मतलब क्या होता है आपका, जैसे सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद और आपका सूर्योदय के पहले। पहले कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति घर में घुसता है, जैसे आप होता नहीं कि मूवी दिखाते हैं कि दीवार में छेद कर दिया, वहाँ से अंदर घुस गया, तो दोस्तों वो आपका रात्रि गृह भेदन कहलाता है। और लूट में दोस्तों क्या होता है कि आपका कोई एक व्यक्ति भी आपका लूट कर सकता है। ठीक है, अगला आपका धारा 108, इसमें दोस्तों क्या आपका दुष्प्रेरण, यानी किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना, वो आपका दुष्प्रेरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, और साथ में आपको किसी अवैध कार्य करने में सहायता करना किसी व्यक्ति, तो वो भी आपका दुष्प्रेरण में आता है। और किसी कार्य करने के लिए षड्यंत्र रचना, ये भी आपका दुष्प्रेरण में आता है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप किसी व्यक्ति से बोलते हो कि इसमें गोली मार दे, और बंदा गोली मारता है वो मर जाता है, तो दोस्तों आपको दुष्प्रेरण श्रेणी में आता है। और अगर दोस्तों आपने किसी से बोला कि गोली मार दे, ठीक है, केवल आप इतना बोला, उसमें गोली वो बंदा सामने बंदा नहीं मारता है, तो दोस्तों वो भी आपने अपराध किया है दुष्प्रेरण का। ठीक है, इस केस में ये है आपका, यानी कि इसमें आपको जरूरी नहीं है कि जो आपका अपराध है गठित हो ही जाए। अगला है दोस्तों आपका धारा 120। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों आपका कि दोस्तों इसमें आपका आपराधिक षड्यंत्र, और दोस्तों जो आपराधिक षड्यंत्र होता है इसके लिए दोस्तों कम से कम आपका 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का शामिल होना जरूरी है। और दोस्तों जो आपका धारा 120A है, 120A, उसमें आपकी इसकी परिभाषा दी गई है आपराधिक षड्यंत्र की। और धारा 120B में आपका इसमें इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अगला दोस्तों आपका आता है धारा 121 कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयास करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। तो उस केस में दोस्तों आपका दंड का प्रावधान है। क्या होगा दोस्तों इसमें आपका या तो मृत्युदंड मिलेगा और या आपका आजीवन कारावास, यानी कि आपका मिनिमम आपको आजीवन कारावास मिलेगा और साथ में आपका जुर्माना भी लगाया जाएगा आप पर। अगला दोस्तों आपका धारा 124 है, इसमें क्या होता है आपका राजद्रोह का मुकदमा चलता है। ठीक है, जैसे सरकार के खिलाफ कुछ आपका गलत टिप्पणी कर देते हो, लिखना, बोलना, घृणा, अपमान पैदा करना का प्रयास करते हो, सब आपका राजद्रोह के अंतर्गत आता है। और दोस्तों कुछ आपको जरूरी खबर है आपकी इंडिया की, आप बाहर पाकिस्तान में भेज देते हो, तो वो भी दोस्तों आपका राजद्रोह के अंतर्गत आएगा। उसमें दोस्तों क्या होता है आपका आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है आपको, और साथ में आपको जुर्माना भी लगाया जाएगा उस केस में। अगला है कि धारा 141, इसमें दोस्तों आपका विधि विरुद्ध जवाब। दोस्तों इसके लिए क्या होता है आपका विधि विरुद्ध जवाब के लिए आपका कम से कम 5 या उससे अधिक लोगों का शामिल होना जरूरी है, यानी कम से कम आपके 5 लोग उसके लिए शामिल होने चाहिए। तो यदि उन व्यक्तियों का जिनसे जवाब गठित हुआ है उनका सामान्य उद्देश्य, तो वो दोस्तों आपका विधि विरुद्ध जवाब कहलाया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो शब्द है आपका सामान्य उद्देश्य है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये है जैसे मान लो आपकी भीड़ में कोई भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसमें 5 से अधिक व्यक्ति हैं, 5 हों, 10 हों, 8 हों, ठीक है, अगर दोस्तों सब व्यक्ति मिलकर कोई अपराध करते हैं आपका, तो उसमें दोस्तों जो आपके जितने व्यक्ति शामिल हैं उस भीड़ में, वो सभी उस अपराध के आपके दोषी होंगे और उन सभी को आपका दंड दिया जाएगा। और दोस्तों इस केस में आपका होता है कि 6 महीने की जेल हो सकती है, या आपका जुर्माना, या आपका दोनों उसमें हो सकते हैं। अगला आपका धारा 146, और दोस्तों इसमें जो दंड का प्रावधान है 6 माह की जेल या जुर्माना दोनों, ये आपका धारा 143 के तहत है।
धारा 143 के तहत। ठीक है, अगला आपका बलवा करना। इसमें दोस्तों क्या है आपको धारा 146 में, यानी जब आपका 5 या इससे ज़्यादा सदस्य के जवाब द्वारा, ठीक है, इस जवाब के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया बल या हिंसा का प्रयोग। एक तरह दोस्तों कह सकते हो ये आपका विधि विरुद्ध जवाब ही है, लेकिन दोस्तों इसमें अगर आप किसी बल या हिंसा का प्रयोग करते हो तो दोस्तों वो आपका बलवा कहलाता है। और दोस्तों इसमें आपकी 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है, या आपको जुर्माना या दोस्तों आपका दोनों। ठीक है, ये आपका आता है धारा 147 के अंतर्गत दंड। अगला है कि धारा 159। इसमें दोस्तों क्या आपका दंगा, यानी जब 2 या 2 से, ये पता होना चाहिए दोस्तों आपको, दंगा के लिए आपका 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, आदि जो लोग हैं आपके सार्वजनिक स्थान पर लड़कर लोग शांति में विघ्न या बाधा डालते हैं तो वो आपका दंगा कहलाता है। और दोस्तों इसके लिए आपका 1 महीने का कारावास है और 7 या आपका 100 रुपये जुर्माना, या आपका दोनों भी आपको हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका दंड जो है आपका धारा 160 में आता है। फिर दोस्तों आगे आपका है धारा 191। इसमें क्या है दोस्तों, मिथ्या साक्ष्य देना, यानी कि अगर दोस्तों आप झूठी कुछ सबूत पेश करते हो कोर्ट वगैरह में तो दोस्तों वो आपका धारा 191 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों उस केस में आपको 7 वर्ष की सज़ा हो सकती है और साथ में आपका जुर्माना भी आपको हो सकता है। और ये दोस्तों जुर्माना और सज़ा जो आपकी वो धारा 193 के अंतर्गत आती है। अगला दोस्तों आपका इसके बाद धारा 292 आपकी। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि अश्लील पुस्तकों का जो विक्रय करते हैं वो आपका दंडनीय है इसके अंतर्गत, यानी अब जो अश्लील पुस्तकें आती हैं उनको नहीं बेच सकते हो। ठीक है, और फिर दोस्तों आपका था धारा 299। इसमें क्या है, आपराधिक मानव वध, जिसमें दोस्तों आपकी 10 वर्ष की सज़ा आपको हो सकती है। ठीक है, और दोस्तों जो आपका आपराधिक मानव वध क्या होता है इसको मैं कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों आप कोई व्यक्ति है, मान लो ए व्यक्ति है कोई आपका, ठीक है, किसी व्यक्ति दोस्तों ये दूसरा व्यक्ति है आपका बी, इसको दोस्तों अगर ये व्यक्ति गोली चलाना सिखा रहा है, ठीक है, और दोस्तों जो आपका व्यक्ति ए है इसको पता है कि वहाँ झाड़ी की तरफ तो झाड़ी वगैरह हैं, ठीक है, झाड़ी तक कोई व्यक्ति आपका सी व्यक्ति है छुपा हुआ है झाड़ियों में। ठीक है, ये आपका ए को पता है, लेकिन दोस्तों ये बात आपके बी को नहीं पता है, तो बी तो अपना गोली चला रहा है, सीख रहा चलाना, तो उस केस में क्या होता है, अगर ए बी से बोल देता है कि हाँ झाड़ी की तरफ गोली मार दे, तो उस केस में अगर दोस्तों सी को गोली मार देता है, गोली लग जाती है, ठीक है, और सी की मृत्यु हो जाती है, या मृत्यु ना भी होती है तो दोस्तों जो ए जो है इसने आपका अपराध किया है, और सी की जो मृत्यु हो जाती है आपको हो गया कि जो ए ने जो है आपराधिक मानव वध आपका किया है, तो ये आपका दंडनीय होगा ए। ठीक है, और हो सकता है बी पे आपको कोई दंड ना लगे, क्योंकि देखो बी ने कोई जानबूझ तो किया नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन आपकी ये हो गई। और या समझते तो जैसे आपका ए व्यक्ति है, ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपका कोई व्यक्ति ए है और इस जंगल में जाता है आपका शिकार करने जंगली जानवरों का, और दोस्तों जानवर जो आपका झाड़ी के पीछे छपा हुआ है, ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर वहाँ पर गोली चलाता है और मान लो वहाँ पर कोई व्यक्ति और है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन दोस्तों आपका ए को पता नहीं है कि हाँ वहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो उस केस में दोस्तों आपका कि जो ए ने आपराधिक मानव वध जो आपका नहीं किया है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। और दोस्तों ऐसे और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि आपका क्या होता है, जैसे कि आपका कोई व्यक्ति है रोड पर जा रहा है सड़क पर, ठीक है, आगे आपका गड्ढा है सड़क में, और वहाँ पर दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उस गड्ढे में आपका घास डाल देता है, घास डाल दिया गड्ढे में और आपका लकड़ी बिछा दी, जिससे कि उस जो व्यक्ति आ रहा है उसको पता ना चले कि यहाँ पर आपका गड्ढा है। तो उस केस में क्या होता है, जो व्यक्ति आ रहा है वो जो आपका गड्ढे में गिर जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको चोट लग जाती है, तो दोस्तों वो भी आपका आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है, यानी उस व्यक्ति ने आपका आपराधिक मानव वध किया है। ठीक है, कि उस व्यक्ति की आपकी मौत हो गई, क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति ने आपका जानबूझ किया गया है। ये सब दोस्तों आपके आते हैं आपराधिक मानव वध के अंतर्गत। अगला दोस्तों आपका धारा 300। इसमें दोस्तों क्या आपका हत्या है, और दोस्तों इसमें जो आपका 10 वर्ष की सजा है आपराधिक मानव वध में, तो ये दोस्तों आपका धारा 301 के तहत आती है, धारा 301 के तहत। ठीक है, आगे आपका धारा 300 ये दोस्तों आपका हत्या, यानी कोई हत्या करता है दोस्तों तो उसके लिए आपका मृत्युदंड या आजीवन कारावास या आपका जुर्माना। ठीक है, जो आपका मिनिमम जो होगा दोस्तों वो आपका आजीवन कारावास होता है, और उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है धारा 300 के अंतर्गत, और साथ में आपका लगेगा जुर्माना। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों दंड जो होता है ये आपका धारा 302 के तहत होता है, धारा 302 के तहत। और दोस्तों पुरानी मूवी में आपने देखा होगा कि अगर हीरो या कोई विलन हो किसी के मर्डर करता है तो बोलते नहीं उसको कि दफ़ा 302 के तहत इसको फांसी सजा दी जाती है, आजीवन कारावास दिया जाता है।
तो दोस्तों यही अब धारा 302 दफ़ा 302 जो आती है आपकी, ये वो आपकी धारा 302 ही है। ठीक है। अगला आपका धारा 304A, इसमें दोस्तों क्या है आपकी दहेज मृत्यु, यानी दहेज के लिए अगर किसी की मृत्यु कर देते हो तो वो दोस्तों आपका धारा 304B के तहत आती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जिसकी किसी दहा या शारीरिक क्षति द्वारा मृत्यु हो जाती है, ठीक है, महिला की, या उसकी मतलब आग लगा के मृत्यु कर दी, या अगर उसको चोट लगी, तो दोस्तों उसमें आपका दहेज मृत्यु अंतर्गत आपका आता है, उसको सज़ा दी जाएगी आपको, और कम से कम आपको 7 वर्ष की सज़ा होगी। और शादी के अगर दोस्तों 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाती है, तब भी दोस्तों उसकी जांच होगी अच्छे से, और पता चलेगा कि जैसे कि आपके उसके पति हो गया, ठीक है, उसके सास ससुर हो गए या नंद नंदे हो गए, उसको परेशान करते थे, तो दोस्तों वो आपके दहेज मृत्यु के अंतर्गत आ जाएगा, और उसमें दोस्तों आपका 7 वर्ष की उसको सज़ा दी जाएगी। अगला दोस्तों आपका धारा 306, इसमें दोस्तों क्या है आपका कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण। इसमें दोस्तों आपको होता है कि 10 वर्ष तक की सज़ा होती है, साथ में आपका जुर्माना भी आप पे लगाया जाएगा। फिर है दोस्तों आपको धारा 307, जिसमें कि आपका हत्या करने का प्रयास किया जाता है, तो उस केस में दोस्तों आपका 10 वर्ष तक की सज़ा होती है, और साथ में आपका जुर्माना भी आप पे लगाया जाता है अगर कोई हत्या करने का प्रयास करे तो किसी की। अगला धारा 308, इसमें क्या है दोस्तों आपका कि आपराधिक मानव वध करने का प्रयास करना, तो उसमें दोस्तों आपको 3 वर्ष तक की सज़ा होगी, और साथ में आपका जुर्माना होगा, और यह दोस्तों आपका हो जाएगा दोनों, 3 वर्ष से सज़ा प्लस या जुर्माना या आपका दोनों। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला दोस्तों धारा 309, इसमें दोस्तों क्या है आपका कि आत्महत्या करने का प्रयास कोई करता है बंदा, तो उस केस में अगर दोस्तों वो आत्महत्या करने का प्रयास करता है और वो इंसान मर जाता है, तो उस पर कोई आपका सज़ा नहीं होगी उसको, क्यों मर गया तो उसको क्या सज़ा होगी उस पर। अगर दोस्तों वो आपका आत्महत्या का प्रयास करता है और वो बच जाता है, तो उस केस में दोस्तों आपका 1 वर्ष का सादा कारावास दिया जाता है उसको, या जुर्माना या आपका दोनों भी आप पे लगाए जा सकते हैं, उस पर जुर्माना और आपका 1 वर्ष का कारावास। अगला दोस्तों आपका धारा 312, इसमें क्या आपका कि गर्भपात कारित करना। उस केस में दोस्तों क्या होता है कि अगर आप किसी महिला की सहमति से भी, ठीक है, गर्भपात कराते हो, तो उस केस में दोस्तों आपको 3 वर्ष तक की सज़ा मिलेगी, या जुर्माना या दोनों। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन है आपकी इसमें कि अगर दोस्तों आपको लगता है कि जैसे आपकी माँ को और बच्चे को, ठीक है, इनमें से अगर आपको एक को बचा जा सकता है, तो आप माँ को बचा लेते हैं, बच्चे को मतलब उसको दिक्कत हो जाती है, तो दोस्तों उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका दंड का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगर उसकी माँ की जान को खतरा हो उस बच्चे से, तो आपका उसमें दंड का प्रावधान उसके लिए नहीं होता है। अगला है दोस्तों आपका धारा 320, इसमें क्या आपका उपहति, यानी कि जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा दे, रोग या अंग शिथिल कर दे, तो उस केस में दोस्तों आपका उपहति कहलाती है वो। ठीक है, जैसे कि मान लो आप किसी के सिर पर आपको पत्थर मार दो, डंडा मार दो, ठीक है, और या किसी के जैसे आपने उसका कान की पर्दा फाड़ दिया, नाक तोड़ दी, उस केस में दोस्तों अब आपका उपहति कहलाती है, धारा 320 के तहत आपकी आती है। अगला दोस्तों इसके बाद आपका आता है धारा 350, तो दोस्तों इसमें क्या आपका ये है आपका आपराधिक बल। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप नदी किनारे बैठे हुए हैं किसी नाव वगैरह में, ठीक है, और नाव जो आपका पेड़ से बंधी हुई है, तो दोस्तों एक व्यक्ति आपका आता है, उस नाव को खोल देता है पेड़ से रस्सी को, ठीक है, तो नाव आप चलने लगती है, तो उस केस में जो उस व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने आपका आपराधिक बल का प्रयोग किया है। ठीक है, और या जैसे ये हो गया, जैसे कि आप किसी बुग्गी में बैठ के जा रहे हो, होता नहीं बुग्गी गाँव में होती है, भैंसा बुग्गी होती है या बैलगाड़ी होती है इसको बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति आता है, उसमें आपका चोबा घुसा देता है भैंसा के अंदर, ठीक है, तो उस केस में आप क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो दोस्तों उसमें भी आपने उस व्यक्ति ने आपका आपराधिक बल किया है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका धारा 351, इसमें दोस्तों आप क्या आता है, इसमें आपका आता है हमला कैसे, जैसे दोस्तों आपको मान लेते हैं आपके घर में कोई कुत्ता है और सबको पता है कि आपका कुत्ता हिंसक है, ठीक है, यानी किसी को भी आपका काट सकता है, और सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, आप उस व्यक्ति को देख के उस कुत्ते को खोल देते हो, ठीक है, तो उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि हाँ आप इसको इसलिए खोल रहे हो कि मुझे खा जाए, तो उस केस में दोस्तों आपने उस पर आक्रमण कराने के लिए आपने ऐसा किया है, तो उस केस में दोस्तों जो आपने उस पर हमला किया है, ये आपका कहा जाएगा। अगला दोस्तों धारा 359, उसमें है आपका व्यपहरण, जिसको भी बोलते हैं आपका किडनैपिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो शब्द आते हैं, व्यपहरण और आपका अपहरण, इन दोनों में फर्क होता है दोनों में। व्यपहरण क्या होता है दोस्तों आपका, यहाँ पे दोस्तों होता है आपका कि अगर जो बालक है, अगर लड़का है वो और 16 वर्ष से कम उम्र का है, और लड़की है तो अगर वो 18 वर्ष से कम उम्र की है, ठीक है, और या आप किसी भी उम्र का विकृचित व्यक्ति है, उसका व्यपहरण किया जाता है, तो वो दोस्तों आपका व्यपहरण कहलाता है, या उसको बहला फुसला कर या उसकी सहमति से अपने साथ ले जाना, वो आपका व्यपहरण कहलाता है।
यहाँ पर दोस्तों विकृत व्यक्ति क्या होता है, जो आपका मानसिक रूप से ठीक ना हो व्यक्ति, ठीक है, वो आपका विकृत व्यक्ति कहलाता है। जैसे कि दोस्तों आप स्कूल जा रहे हो कहीं, आपसे कोई बोले चॉकलेट देंगे, गाड़ी में बैठ जाओ, या यहाँ का रास्ता बता दो मुझे आगे का, कैसे जाते हैं, तो उसको ले गया आपको बैठा के, ठीक है, तो वो आपका होता है व्यपहरण। और दोस्तों इसके लिए आपका दंड का प्रावधान है, जिसमें कि आपका 7 वर्ष तक की तो सजा हो सकती है और साथ में आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। और ये दोस्तों आपका आता है धारा 363 के तहत, ठीक है। यानी जो आपका लड़का है तो उसकी उम्र 16 वर्ष से कम होनी चाहिए, अगर लड़की है तो उसकी उम्र आपकी 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, तभी वो आपका व्यपहरण कहलाया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा उम्र के हैं तो वो आपका अपहरण कहलाता है। जैसे दोस्तों यहाँ है धारा 362 कि अगर इसमें आपका अपहरण है, अगर कोई व्यक्ति महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और पुरुष जो 16 वर्ष से अधिक हो, उसको बल प्रयोग या कपटपूर्ण या जबरदस्ती अपने साथ ले जाना, वो आपका अपहरण कहलाता है, ठीक है। और फिर दोस्तों आपका आता धारा 364 कि हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण, यानी कि अगर कोई आपका या तो व्यपहरण करता है, अपहरण करता है, उसकी हत्या करने के लिए करता है, तो दोस्तों उस केस में आपका आजीवन कारावास या कम से कम 10 वर्ष की सज़ा आपको मिलेगी और साथ में मिलेगा आपको जुर्माना भी भरना होगा, ठीक है। ये सज़ा जो होगी कम से कम आपकी 10 वर्ष की होगी। अगला धारा 375, ये दोस्तों आपकी बलात्कार से संबंधित है, ठीक है। क्या है दोस्तों, किसी लड़की से बलात्कार करते हो तो वो आपका धारा 375 के अंतर्गत आएगा। और दोस्तों इसमें एक केस बनता है आपका, जैसे कि मान लो कोई रिलेशनशिप में है लड़का लड़की पिछले 4-5 साल से, और वो दोनों आपस में सारे संबंध बनाते हैं, तो दोस्तों उसमें आपका बलात्कार की श्रेणी में वो आपका नहीं आता है। और धारा 376 दोस्तों इसमें आपका क्या, बलात्कार के लिए आपका दंड का प्रावधान है इसमें, जिसमें कि आपका दोस्तों कम से कम आपको 10 वर्ष की सज़ा होगी, जो कि आपका आजीवन कारावास तक हो सकता है, और प्लस आपका जुर्माना, ठीक है, ये आपका आएगा बलात्कार के दंड में। लेकिन अगर दोस्तों इसमें एक कंडीशन और बनती है, अगर दोस्तों लड़की की जो आपकी एज है वो आपकी 12 वर्ष से कम हो, ठीक है, जो आपकी महिला है उसकी उम्र अगर 12 वर्ष से कम है, तो दोस्तों उस केस में आपका क्या होगा कि कम से कम आपको 20 वर्ष की तो सज़ा मिलेगी कम से कम, ठीक है। और या आपको उम्र कैदी मिल सकती है। उम्र का मतलब दोस्तों क्या, कि जब आपकी अपनी आखिरी सांस तक आपको जेल में रखा जाएगा, ठीक है, और या आप उसको फांसी सजा हो सकती है और साथ में उसको आपका जुर्माना भी होगा, ठीक है। ये दोस्तों प्रावधान किया गया था आपका 2018 में जो नया कानून बनाया था उसमें आपका किया गया था। अगला दोस्तों आपका धारा 376D, इसमें दोस्तों क्या है आपका कि सामूहिक बलात्कार, धारा 376D के अंतर्गत अगर आप सामूहिक बलात्कार कोई करता है तो उस केस में दोस्तों क्या होगा आपका कि कम से कम आपको 20 वर्ष की सज़ा होगी, जो कि आपका आजीवन कारावास तक हो सकती है, और साथ में आप पर उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा जो ऐसा काम करता है, ठीक है। और दोस्तों अगर लड़की की जो महिला की उम्र अगर 12 वर्ष से कम हो, तो उस केस में अगर सामूहिक बलात्कार करता है तो उसमें क्या होता है आपका कि उसको या तो जीवन पर्यंत आपको कैद में रखा जाएगा, यानी कि आखिरी सांस तक आपको जेल में रहना पड़ेगा उस व्यक्ति को, और या उसको मौत की सज़ा हो जाएगी, फांसी, और साथ में उसको जुर्माना भी आपका देना होगा। और दोस्तों ये जुर्माना जो आपको देना होगा, जो आपका पीड़ित महिला है आपको उसको देना होगा, ठीक है। जो आपका अपराधी है वो आपको जुर्माना जो देगा वो आपका पीड़ित महिला को दिया जाएगा। अगला दोस्तों आपका कि 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार होता है, नहीं 12 वर्ष से अधिक की हो, 16 से कम की उम्र की हो, तो उस केस में दोस्तों आपका आजीवन कारावास होगा, साथ में आपका जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगला है आपका धारा 377, इसमें दोस्तों क्या आपका कि प्रकृति विरुद्ध अपराध, यानी कोई व्यक्ति अगर पुरुष स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध अपराध करता है तो उस केस में दोस्तों आपका कम से कम 10 वर्ष की दोस्तों सज़ा मिलेगी, ठीक है, जो कि आपका आजीवन कारावास तक की हो सकती है, और साथ में उस पर आपका जुर्माना भी लगाया जाएगा, ठीक है। अगला फिर दोस्तों आपका धारा 378 जो कि आपका चोरी से संबंधित है, ठीक है। और दोस्तों इसके लिए दंड का प्रावधान है वो है आपका धारा 379 में कि चोरी के दंड, इसमें दोस्तों क्या होगा आपका कि 3 वर्ष की सज़ा होगी या जुर्माना या आपका दोनों, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है धारा 390 जिसमें आपका लूट से संबंधित है कि लूट का बताया दोस्तों पहले मैंने आपको कि लूट का जो अपराध होता है वो आप अकेला एक व्यक्ति भी कर सकता है। जैसे कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, वहाँ पर कोई व्यक्ति आता है आपके सामने, आपको बंदूक दिखा के चाकू दिखा के बोलता है जितना सामान सब निकाल दे, घड़ी पेन जो भी है, ठीक है, वॉलेट है आपका, मोबाइल है, जो पर्स मतलब जितने पैसे हैं सब निकाल दें, तो दोस्तों वो आपके लूट की श्रेणी में आता है। और दोस्तों इस केस में क्या होता है आपका लूट के लिए, इसमें आपका 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और साथ में आपका जुर्माना लगाया जाएगा। और ये दोस्तों आपका आता है धारा 392 के तहत जो दंड का प्रावधान है लूट के लिए, ठीक है। और दोस्तों एक कंडीशन इसमें और बनती है कि यदि जो आपकी लूट है दोस्तों आपके राजमार्ग पर की गई हो, ठीक है, और सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की गई, यानी कि रात के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद आपका
और सूर्य उदय होने के पहले की गई हो, ठीक है, तो उस केस में दोस्तों आपका 14 वर्ष तक की सज़ा आपकी हो सकती है उस केस में। अगला आपका धारा 391 जो कि आपका डकैती से संबंधित है। और दोस्तों डकैती के लिए बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में कि कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। एक तरह लूट हो सकती है, जैसे आपका लूट होता है, लूट में दोस्तों क्या होता है आपका कि एक व्यक्ति लूट कर सकता है मिनिमम, ठीक है। और डकैती में क्या होता है आपका 5 या 5 से अधिक व्यक्ति आपके लूट करते हैं, तो वो दोस्तों आपका डकैती के लिए अंतर्गत आता है। और इस केस में दोस्तों क्या होता है आपका कम से कम 10 वर्ष तक का तो कारावास होता है मिनिमम, और जो कि आपका आजीवन कारावास तक हो सकता है, और साथ में दोस्तों आपका जुर्माना लगाया जाता है इस केस में। और धारा 415 में क्या आपका छल है, ठीक है। और छल के लिए दोस्तों दंड का प्रावधान जो वो आपका दोस्तों है धारा 417 में, जिसमें दोस्तों आपका 1 वर्ष तक का कारावास होगा, या आपका जुर्माना होगा, या आपका दोनों हो सकते हैं, कारावास भी और आपका जुर्माना भी। अगला आपका धारा 445, इसमें क्या है आपका गृह वेदन, जिसमें दोस्तों आपका क्या होगा 2 वर्ष की तो आपको सजा हो सकती है, ठीक है। और साथ में आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है अगर आप किसी घर में आपका प्रवेश करते हो, जैसे कि आपने दीवार में छेद कर दिया उससे आप किसी घर में प्रवेश कर रहे हो, ठीक है, तो दोस्तों वो आपका गृह वेदन कहलाता है। या किसी घर का ताला तोड़ दिया, या ऐसे रास्ते चले गए जहाँ से आपका आने जाने का रास्ता नहीं है, तो वो दोस्तों सब आपका गृह वेदन के अंतर्गत आएगा। और धारा 446 में क्या आता है दोस्तों रात्रि गृह वेदन, यानी दोस्तों अगर आप किसी घर में रात में प्रवेश करते हो सूर्यास्त होने के बाद और सूर्योदय होने के पहले, तो दोस्तों वो आपका जो आपका रात्रि गृह वेदन कहलाता है, ठीक है, जिसमें कि आपका 3 वर्ष की सज़ा और साथ में आपका जुर्माना लगाया जा सकता है आप पर। अगला है धारा 494, इसमें दोस्तों क्या होता है आपका पुनर्विवाह, यानी कि अगर दोस्तों किसी का पति या पत्नी जीवित हो उसके रहते हुए अगर कोई व्यक्ति या महिला दूसरा विवाह करती है, तो दोस्तों वो आपके धारा 494 के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है, जिसमें आपका उसको 7 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना आपको दिया जाएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको तलाक हो जाता है किसी पति पत्नी में, उसके बाद दूसरी शादी करता है, तो उसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है, ठीक है, तो वो आपका लीगल माना जाता है। लेकिन दोस्तों ये आपका क्या होता है, जैसे हिंदू हो गए, आपके क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, जैसे हिंदू क्रिश्चियन में आपका जैसे आपका महिला हो पुरुष हो सब पे लागू होता है नियम, ठीक है। लेकिन मुस्लिमों के महिला पर लागू होता है, जो मुस्लिम पुरुष होते हैं उन पर ये आपका नियम लागू नहीं होता है कि आपका एक पति या पत्नी के होते हुए वो दूसरा विवाह, एक पत्नी के होते हुए वो आपका दूसरा विवाह कर सकते हैं जो मुस्लिम पुरुष होते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है धारा 498A, जिसमें आपका दहेज प्रताड़ना से संबंधित है, यानी दहेज के लिए किसी को परेशान करते हो तो उसमें आपका धारा 498A में वो आपका आता है। अगला दोस्तों आपका धारा 499 जो कि आपका मानहानि से संबंधित है। और दोस्तों जो आपकी धारा 500 आती है वो आपका मानहानि के लिए दंड का प्रावधान किया गया है धारा 500 में, जिसमें दोस्तों आपके 2 वर्ष तक का कारावास या आपका जुर्माना या आपका दोनों आपको हो सकता है मानहानि में, ठीक है। तो दोस्तों जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट धाराएं थी ये दोस्तों मैंने आपको सारी कंप्लीट करा दी हैं, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों इससे बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों आईपीसी के लिए आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में जाकर 20 से 25 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप केवल हमारे ये वीडियो देख लो। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके 50-60 आपको MCQ सॉल्व करा दूंगा, यानी कुछ आपका इंपॉर्टेंट चीज़ छूट भी गई होगी तो वो आपकी उसमें कवर हो जाएगी। इतना केवल आप पढ़ लो, ठीक है, और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। और दोस्तों ये बता रहा हूँ जैसे आपका मूल विधि है उसको दोस्तों मैं लगाओ ये मान चलो लगाओ 25 वीडियो में आपका सारा मूल विधि कंप्लीट करा दूंगा यूपीएसआई के लिए, ठीक है। और दोस्तों यूपीएसआई के लिए आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका गणित है उसका दोस्तों लगभग हमने 80% जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया है। और उसकी दोस्तों प्लेलिस्ट जो आपका वीडियो नीचे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप 2 चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सारी। और बात करें दोस्तों रीजनिंग की, तो दोस्तों यहाँ पे आपका 7 से 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। और जो भी चैप्टर दोस्तों बचे हुए हैं आपके वो आपको सारे एग्जाम से पहले आपको लगभग चलो एग्जाम से 10-15 दिन पहले आपको सारा कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। और सामान्य हिंदी बता दिया आपको लूसेंट से पढ़ना है। और संविधान के लिए दोस्तों आपको एक PDF नोट्स मैंने दे दिया है अपने ग्रुप में, उसको आप पढ़ सकते हो, लगभग 45 पेज का आपका PDF है, 1 लाइनर, उसको पढ़ सकते हो। और साथ में दोस्तों इसके लिए आपको एक 500 MCQ का एक वीडियो बना दूँगा अलग से, जिसमें दोस्तों आपको 4 ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से, यानी टोटल मिलाकर दोस्तों अगर इस 4 की मल्टीप्लाई करें तो आपके लगभग 2000 MCQ उसमें आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसको पढ़ लोगे आप और साथ दोस्तों आपका PDF दिया उसको पढ़ लोगे तो दोस्तों आपका पूरा संविधान कवर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके 17 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर केवल आपने इतना कर लिया तो मान चलो आपके 14-15 क्वेश्चन तो आप सही कराओगे इतना पढ़ने के बावजूद, ठीक है। और अगर दोस्तों कोई सवाल हो आपको यूपीएससी से संबंधित तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो,
ठीक है। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।